पहला टारगेट हमारा ये है कि हम श्रीलंका तक ना चले जाएं। हमको पहला टारगेट अपने मुल्क की फाइनेंस को बचाना है। दूसरा टारगेट हमारा जो है वो हमारे अवाम को, गरीब अवाम को रिलीफ देनी है जब हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। जो वजीर आजम पाकिस्तान ने सस्ता पेट्रोल और डीजल स्कीम निकाली है। एक प्लॉट है। पहली बात तो ये है कि एक घर या एक प्रॉपर्टी आप उस पर एग्जम्पशन लेंगे। उसके अलावा जो एक्सेस प्रॉपर्टी है उस पर भी 25 मिलियन के आप एग्जम्पशन लेंगे। ये जो एग्जम्पशन है ये FBR वैल्यूज़ पे होगी। अब फ़र्ज़ किया कि एक प्लॉट है वो 5 करोड़ रुपए FBR वैल्यू है, तो आप उस पर 2.5 करोड़ की एग्जम्पशन लेंगे। पीछे जो 2.5 करोड़ रह जाएंगे उस पर आप 1% टैक्स देंगे। और वो 1% टैक्स इस तरह नहीं देंगे, एक्चुअली लॉ में उसकी एक इनकम, रेंटल इनकम डीम की जाएगी जो उसकी 5% ऑफ दी वैल्यू के बराबर होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक प्लॉट है जो 1 करोड़ रुपए का है, तो उसकी जो डीम रेंट किया जाएगा 1 साल के लिए वो 5 लाख किया जाएगा। वो 5 लाख रुपए पे 20% टैक्स लेंगे हम, तो वो एक 1% के बराबर हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए टैक्स बनेगा। 5 लाख पे जब आप 20% लेंगे तो वो 1 लाख रुपए टैक्स बनेगा। तो इफेक्टिवली उस 1 करोड़ के प्लॉट पे आपने 1 लाख रुपए टैक्स लिया। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपको लिख के दिया है कि इफ़ेक्टिव टैक्स रेट जो होगा वो 1% होगा, मगर हमारे लॉ में हमें इनकम को डीम करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट अभी पेश हुआ है एंड व्हाट वी हैव सीन इज़ दिस कि गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड प्रेजेंटिंग अ बैलेंस्ड बजट। गवर्नमेंट थिंक्स के आगे हालात काबू आने का एक ही रास्ता है कि IMF की सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, जिसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 450 अरब की PDL की बात की है, 800 अरब के एडिशनल महसूलात की बात की है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ की बात की है। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं इंक्लूडिंग द हाइकिंग अप ऑफ द पॉलिसी रेट्स। ये सारी वो बातें हैं कि जिससे ग्रोथ कट होती है, बेरोज़गारी बढ़ती है। बट गवर्नमेंट का फोकस शायद अगले साल के इलेक्शन है, उससे पहले इलेक्शन की जो कवानीन में तरमीम है वो है, और उससे भी पहले शायद ये है कि गवर्नमेंट IMF से प्रोग्राम को रिस्टोर करा के थोड़ा सा टाइम गेन कर ले। इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टुडे वी हैव सीन अ रिपोर्ट फ्रॉम आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ रिगार्डिंग द बजट। पहला टारगेट हमारा ये है कि हम श्रीलंका तक ना चले जाएं। हमको पहला टारगेट अपने मुल्क की फाइनेंस को बचाना है। दूसरा टारगेट हमारा जो है वो हमारे अवाम को, गरीब अवाम को रिलीफ देनी है जब हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। जो वजीर आजम पाकिस्तान ने सस्ता पेट्रोल और डीजल स्कीम निकाली है, IMF प्रोग्राम जो है वो रिवाइज करना है। तो IMF भी जो है वो काफी रिगरसली इस बजट को देखेगा भी, और हुकूमत की कोशिश ये होगी कि जो IMF की रिकमेंडेशंस हैं उसको जो है वो बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाए। जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई है, बैंकिंग सेक्टर पे 3 तरह के अलग अलग स्टेप्स आए। सबसे पहले इनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 39% से 45% लिया गया है, जिसमें सुपर टैक्स इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ जो बैंकिंग सेक्टर के साथ हुई है वो ये है कि एक पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स, एक नया टैक्स इस बजट में इंट्रोड्यूस किया है। वो टैक्स का रेट 2% है और वो भी बैंकिंग सेक्टर को पे अप्लाई होगा। सो ओवरऑल 45 प्लस 2, सो टोटल 47% बैंक्स का इफेक्टिव टैक्स रेट होगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हुई है बैंकिंग सेक्टर के साथ वो ये है कि लोअर ADR पर हायर टैक्स बैंक्स पे लगाया गया है। मुख्तलिफ स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ADR के लिए। ये वो ADR के स्लैब्स है जिनके हिसाब से एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ओवरऑल इन सारे मेजर्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमारे जो अर्निंग्स इम्पैक्ट है वो ये है, जिसपे एवरेज 15 to 20% हमारी प्रोजेक्टेड अर्निंग्स गिर रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए। हावेवर जिस तरह की अभी मार्केट रही है, हमें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो मोर देन नीडेड नेगेटिविटी प्राइसिंग कर चुका है। एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं। करंट एक्सपेंडिचर में जो हमारी मार्कअप पेमेंट्स हैं वो जो है वो मेजॉरिटी हमारे जो रेवेन्यू का शेयर है वो ले जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो तो हमने सर्विसिंग करनी है उनकी, वो जरूरी है करना, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो बोरोइंग करती है, जिसमें लोकल बोरोइंग भी होती है और फॉरेन बोरोइंग भी होती है। तो असल में हमें जो है वो अपनी बोरोइंग जो हमारी इतना बड़ा नंबर, तकरीबन अगले साल का भी हुकूमत 3.5 ट्रिलियन का एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा कम लोअर साइड पे। ये तकरीबन 4 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा अगले साल का, जो मार्कअप पेमेंट्स की मद में हमने पेमेंट करनी होगी। वो जो कट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, ये करना जरूरी भी था, क्योंकि ऑब्वियसली
हमने जब इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है तो जो PSDP की एलोकेशन है उसको थोड़ा सा जो है वो हमें कम भी करना है। असल में देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम टैक्सेस जो है वो अगर इंक्रीज कर भी दें, बट नीचे अगर हम एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं करंट एक्सपेंडिचर में, तो जो हमारी मार्कअप पेमेंट्स हैं वो जो है वो मेजॉरिटी हमारे जो रेवेन्यू का शेयर है वो ले जाती है। तो ऑब्वियसली वो तो हमने सर्विसिंग करनी है उनकी, वो जरूरी है करना, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो बोरिंग करती है, जिसमें लोकल बोरिंग भी होती है और फॉरेन बोरिंग भी होती है। तो असल में हमें जो है वो अपनी बोरिंग जो हमारी इतना बड़ा नंबर तकरीबन अगले साल का भी हुकूमत 3.5 ट्रिलियन का एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा कम लोअर साइड पे, ये तकरीबन 4 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा अगले साल का जो मार्कअप पेमेंट्स की मद में हमने पेमेंट करनी होगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JS ग्लोबल कैपिटल। मेरा नाम अमरीन सुरानी है। आई एम द हेड ऑफ रिसर्च एट JS ग्लोबल कैपिटल। आज हम आपके साथ बजट के सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट्स शेयर करने वाले। कमिंग टू द ऑटो सेक्टर, हम देखें तो ये एकदम आते हैं जो सेक्टर के लिए लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले अहम एडवांस टैक्स का इजाफा है। ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है फॉर द ऑटो सेक्टर। और इसके अलावा अगर देखें तो ट्रैक्टर्स के लिए ये बजट काफ़ी बेहतर रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने GST में कमी की है, 5% करंटली लग रहा है, इसको 0% तक ले आए हैं। दिस विल बी गुड फॉर ट्रैक्टर्स डिमांड। इसके अलावा अगर देखें तो सेल्स टैक्स रिफंड्स का गवर्नमेंट ने वादा किया है। इसमें अगर मैं बताता चलूँ कि ट्रैक्टर कंपनीज़ के तकरीबन 9 बिलियन के सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं विद द गवर्नमेंट, तो इससे उनके लिक्विडिटी के इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे। मोर ओवर अगर इम्पोर्ट्स देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो CBU पे सेल्स टैक्स में इजाफे की प्रपोजल दिया गया है 12.5% से 17% तक। और लास्टली अगर देखें तो एक नया टैक्स ऐड किया गया है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये 2% होगा ऑन कार्स वर्थ मोर देन ₹5 मिलियन, और दिस विल बी नेगेटिव फॉर द सेक्टर। कमिंग टू द फार्मा सेक्टर, इसमें अगर देखें तो ये बजट के प्रपोजल्स काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं फॉर दिस सेक्टर। इसमें सबसे पहले देखें तो 30 ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पे कस्टम ड्यूटी एबॉलिश की गई है। ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए, इनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा अगर देखें तो गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने की बात की है इनका सेल्स टैक्स रिफंड्स का इशू जो है, और वंस ये अगर हो जाती है तो लिक्विडिटी क्रंच कंपनीज़ का काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, PSDP के लिए 727 अरब मुख्तस किए गए हैं इस बजट में। इसका इम्पैक्ट हमने न्यूट्रल इसलिए हम समझते हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो PSDP के लिए एलोकेट किए थे वो 900 अरब रुपए थे, उसमें से इवेंचुअली सिर्फ 550 डिसबर्स हुए। इस आखिरी क्वार्टर में जून के कोई डिसबर्समेंट नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि गिवन द फिस्कल कंसोलिडेशन आगे मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए कि इतना अग्रेसिव टारगेट वो अचीव कर पाए। सिमिलरली जी डैम के लिए 100 अरब के करीब मुख्तस किए गए हैं। पिछले साल भी सिमिलर नंबर था और उसमें कोई खातर ख्वाह हमने प्रोग्रेस नहीं देखी थी। अगेन देखते हुए कि फिस्कल साइड पे जितना दबाव है ये शायद अचीव ये भी टारगेट ना हो, तो इसका भी इम्पैक्ट कोई ख़ास पॉजिटिव हमें नहीं लग रहा सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर के ऊपर। आगे अगर हम देखें तो मुख्तलिफ टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं जी रियल स्टेट के ऊपर। इनडायरेक्टली ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मुतासर कर सकता है। हम देखें रिसेंट टाइम्स में सीमेंट सेक्टर हो या स्टील सेक्टर, उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, चूँकि दोनों का मेजर रॉ मटेरियल ये इंपोर्ट किया करते हैं, तो स्टील में हम देखें स्क्रैप प्राइसेस पिछले 1 साल के दौरान सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं। ऑल्दो अभी तक ये पास ऑन कर सकें, पर आगे लगता है नहीं है कि शायद ये मुसलसल इसी ट्रजेक्टरी पे पास ऑन कर सकें। सीमेंट सेक्टर का भी सेम है। इनका भी जो रॉ मटेरियल है मेन कोल, उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं पिछले 1 साल के दौरान। रीसेंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से तो ये $320 से भी तजावज़ कर गई हैं, और अब ये मुश्किल नज़र आ रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए कि ये आसानी से पास ऑन कर सकें डिमांड मुतासर हुए बगैर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए ऑन अ होल हमें लगता है कि ये दबाव में रहेगा अगले फिस्कल ईयर के अंदर। फर्टिलाइज़र सेक्टर की अगर हम बात करें तो GIDC की मद में 200 अरब जो है वो कलेक्शन टारगेट है गवर्नमेंट का इस बजट के अंदर। पिछले साल के बजट में 130 अरब था और वो जो रिवाइज़ होके बाद में 25 अरब रह गया था। तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज़ ने स्टे लिया हुआ है इस मद में, और ये मैटर जो है अभी सब जुडिस है, तो हमें नहीं लगता या कम इम्कान लगता है कि अगले साल फर्टिलाइज़र कंपनीज़ इस मद में गवर्नमेंट को पेमेंट्स कर रही हों।
इसके अलावा जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर को, उसमें सेल्स टैक्स का कम होना है ट्रैक्टर्स के ऊपर, एग्री सीड्स के ऊपर सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, और कस्टम्स ड्यूटी जो है वो एग्री मशीनरी की इंपोर्ट पे वो अबॉलिश की है। ये तमाम मेजर्स भी जो हैं इनडायरेक्टली फर्टिलाइज़र सेक्टर को बेनिफिट करेंगे, पर डायरेक्टली जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए कोई टैक्सेस जो हैं नहीं लगाए गए हैं इस बजट। टेक्स सेक्टर के बजटरी प्रपोजल्स पे नज़र डालें तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो IT सर्विसेज की वो 0.25% पे अब टैक्स की जाएंगी। ये 1% था पहले नंबर, तो ये पॉजिटिव है फॉर द सेक्टर। इसके अलावा 17 अरब अलॉट किए गए हैं IT की एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए गोइंग फॉरवर्ड, ये भी पॉजिटिव है फॉर द सेक्टर। इसके अलावा एक लेवी इम्पोज की गई है मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट के ऊपर। हमारे व्यू है कि ये लेवी जो है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स जो इंपोर्ट करते हैं इंपोर्टर्स उनको मुतासिर करेगी, और जो हमारे लिस्टेड स्पेस में असेंबलर्स हैं मोबाइल फ़ोन्स के उन पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा FED जो है वो बढ़ गया है 16% से 19.5% हो गया टेलकोस के लिए। ये PTCL के मार्जिन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। टू रैप इट ऑल अप, मुख्तलिफ सेक्टर्स और उनके इम्पैक्ट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स जिन पे सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। OMCs के लिए न्यूट्रल टू नेगेटिव। पावर सेक्टर के लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। सीमेंट और स्टील सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसके लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। टेक्सटाइल्स और फार्मा के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ऑटो असेंबलर्स के लिए अमूमी तौर पर नेगेटिव है, पर ट्रैक्टर्स के अलावा जिनके लिए पॉजिटिव मेजर्स लिए गए इस बजट में, फर्टिलाइज़र और टेक सेक्टर के लिए भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टांस। इनकम टैक्स रेवेन्यू मेजर्स जी, अफाक साहब ये मेरे ख्याल आप ज़्यादा बेहतर इस पे है। शुक्रिया सर। आइडिया ये है कि जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं, ख़ास तौर पे ओपन प्लॉट्स जो लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, हम उस पे टैक्स लगाना चाहते हैं एक डीमिंग प्रोविज़न के ज़रिए, ताकि उन प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन हो, और जब तक इन्वेस्टर ने उस प्लॉट को रखा हुआ है तो वो फिर इफ़ेक्टिव रेट 1% उसकी FBR वैल्यू के ऊपर जो है वो टैक्स देगा। इसमें हमने एक और चैनलाइज ये किया है कि हमने मकसद आइडिया यही है कि आपके जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनको आप टैक्स करें। अभी मैं आप एग्जाम्पल दे के समझाएं, हाँ ज़्यादा बेहतर। एक प्लॉट है, पहली बात तो ये है कि एक घर या एक प्रॉपर्टी आप उस पर एग्जम्पशन लेंगे। उसके अलावा जो एक्सेस प्रॉपर्टी है उस पर भी 25 मिलियन के आप एग्जम्पशन लेंगे। ये जो एग्जम्पशन है ये FBR वैल्यूज़ पे होगी। अब फ़र्ज़ किया कि एक प्लॉट है वो 5 करोड़ रुपए FBR वैल्यू है, तो आप उस पर 2.5 करोड़ की एग्जम्पशन लेंगे। पीछे जो 2.5 करोड़ रह जाएंगे उस पर आप 1% टैक्स देंगे, और वो 1% टैक्स इस तरह नहीं देंगे। एक्चुअली लॉ में उसकी एक इनकम, रेंटल इनकम डीम की जाएगी जो उसकी 5% ऑफ दी वैल्यू के बराबर होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक प्लॉट है जो 1 करोड़ रुपए का है, तो उसकी जो डीम रेंट किया जाएगा 1 साल के लिए वो 5 लाख किया जाएगा। वो 5 लाख रुपए पे 20% टैक्स लेंगे हम, तो वो 1% के बराबर हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए टैक्स बनेगा। 5 लाख पे जब आप 20% लेंगे तो वो 1 लाख रुपए टैक्स बनेगा। तो इफेक्टिवली उस 1 करोड़ के प्लॉट पे आपने 1 लाख रुपए टैक्स लिया। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपको लिख के दिया है कि इफ़ेक्टिव टैक्स रेट जो होगा वो 1% होगा, मगर हमारे लॉ में हमें इनकम को डीम करना है, और उस डीमिंग इनकम के ऊपर हम 20% टैक्स लगाएंगे, इसलिए इफेक्टिव रेट 1%। देखिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ अगर वो टैक्स अवॉइड कर सकते हैं तो हमें उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने बेटे के नाम पे कर रहा है। मगर अगर किसी ऐसे आइडिया तो ये है कि जो वेल्थीएस्ट ऑफ द वेल्थी लोग हैं, जिनके पास मिसाल के तौर पे 10 प्लॉट है या 15 प्लॉट हैं, तो देन दे शुड कम फॉरवर्ड एंड पे द टैक्स, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को ज़रूरत है। अभी हम गरीब आदमी पे टैक्स नहीं लगा सकते, अभी हमें वेल्थी और अफ्लुएंट लोगों को पे टैक्स लगाना है जो ये अफोर्ड कर सकते हैं।
नहीं, इसका मतलब ये है कि एक तो आपने अपनी जो बिल्टअप प्रॉपर्टी है वो आपने एग्जाम्पशन में ले ली, उसके बाद फ़र्ज़ करें कि आपके 2 प्लॉट हैं, तो उसमें से एक प्लॉट पे 25 मिलियन ले लिया, दूसरा प्लॉट जितने का है उस पर टैक्स देना आप। हाँ, मतलब टोटल वैल्यू का 25 मिलियन आप कम कर लें इस तरह से। अच्छा, जो दूसरा ये प्रोविज़न हमारे पास ऑलरेडी है कानून में, जिसमें हम कैपिटल गेंस जो प्रॉपर्टी की सेल पे होता है उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि 4 साल बाद उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं, तो हमने प्रपोज़ल ये दिया है कि उसको 4 से 6 साल कर दिया जाए, ताकि 6 साल के अंदर अंदर डिस्पोजल पे लोग टैक्स दें, और उसका टैक्स रेट जो है वो 15% है पहले साल में अगर बेच देंगे, दूसरे साल में अगर वो बेचेगा तो उस गेन पे 12.5% टैक्स देगा, तीसरे साल में 10, फिर 7.5, 5, 2.5 और फिर 7वें साल में 0। मगर एट द सेम टाइम अगर वो घर बना के बेचता है तो उसकी 4 साल बाद एग्जम्पशन हो जाएगी, ताकि वो इंसेंटिवाइज हो कि वो कंस्ट्रक्शन करे। और एट द सेम टाइम अगर वो किसी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी दूसरे साल ही उसकी एग्जम्पशन हो जाएगी। ये इसलिए है कि ताकि लोग वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाएं, जो इन्वेस्टर है वो वर्टिकल ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर अपने पैसे लगाएंगे, तो हमने पब्लिक बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की है ताकि लैंड जो है वो सेव हो सके और वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाए। ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि जो लोग टैक्स पेयर नहीं होते हैं उनको नॉन ATL हम कहते हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होते हैं वो अब इस वक्त जो है 2% पे टैक्स देते हैं जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसको हमने प्रपोज़ किया है कि उसको 5% कर दिया। अच्छा, उससे अगला मेजर ये है कि जब प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त की जाएगी तो इस वक्त 1% टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को डबल करके अब 2% टैक्स होता है। ये है कि पाकिस्तानी जिनकी भी बाहर जायदाद है, मनकूला या गैर मनकूला, यानी मूवेबल एंड इमूवेबल, यानी लिक्विड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, उन सब पे वो 1% टैक्स देंगे और वो हर साल ये टैक्स देंगे। ये CVT है, ये इनकम टैक्स नहीं है, डबल टैक्स ट्रीटी में उसको इनकम टैक्स है। अगर ये इनकम टैक्स भी होता तो उसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर लेता ना, वो तो प्रोविज़न है लॉ में, ट्रीटी में भी है। वो यहाँ भी टैक्स देगा, तो यहाँ का रेजिडेंट है, अगर वो इनकम टैक्स दिया होगा तो क्रेडिट ले लेगा अंडर डबल टैक्स ट्रीटी, मगर इस CVT के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं लेगा। दिस इज़ द चार्ज बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट।